नमस्कार, हमारी खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। जैसा कि हम जानते हैं कि हर इंसान एक किताब की तरह होता है और हर इंसान के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं गोविंद गोयल जी, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, साथ ही यहाँ पर बिजनेस में उनका अच्छा खासा नाम है, तो बिजनेस टाइकून हो गए हैं। तो सर, बहुत स्वागत है पहले तो कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद अनन्या जी, आपके स्टूडियो में आपने बुलाया, बात करने का मौका दिया। बिल्कुल सर, शुरुआत अगर शख्सियत से कर रहे हैं हम, तो आपके जीवन के सफ़र के बारे में पहले जानना चाहेंगे। कैसा आपका जीवन का सफ़र रहा है अब तक का? क्या कुछ आपको लगता है कि अब तक हुआ है, उतार चढ़ाव, जैसा भी आपको बताना हो? देखिए, एक बात है, मैं छोटा था, बहुत गरीबी भी देखी है। बेसिकली हम लोग राऊ के लेने वाले थे, इंदौर महू के बीच में। रेलवे से हम इंदौर पढ़ने जाते थे, हम पहली क्लास। ट्रेन में छोटा था, उठा के भी लोग चढ़ा देते थे। पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। 10 महीने एक आने महीने की फीस लगती थी। सब करके बड़े हम पढ़े। फिर 7वीं 8वीं के टाइम पे पिताजी इंदौर चले गए, तो इंदौर में हमको ईजी हो गया। ऐसे करते करते हम ग्रेजुएशन तक पहुँचे। साइकिल से नहीं, पैदल भी जाते थे। साइकिल भी हमारे घर में बड़े भाई की छोटे को मिल जाती थी। ऐसे कई परिस्थितियाँ देखी है और देख देख के लोगों से सीखा है, लोगों से मिल के सीखा है। मेरे ख्याल से 18-19 साल की उम्र में तो बॉम्बे हमारी शॉप के लिए परचेसिंग करने चले जाता था। वहाँ पे एक कल्चर नया देखा, लोगों की बातचीत का लहजा देखा, तो काफ़ी कुछ सीखा। और मैं सोचता हूँ, आज मेरी 68 ईयर्स की एज है। जिंदगी में नया नहीं कितने परिस्थितियाँ देखी है, तो उम्र सीखने की कभी ख़त्म नहीं होती। जो भी आपके सोचना है, कोई भी हो, वो सोच ले हम सब सीख चुके हैं, तो नहीं। जितना आप सीखोगे, जितना R&D करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। तो आज भी मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। ये दुनिया हर रोज एक नई शिक्षा। हाँ, डेफिनेटली। मैं आपसे मिला हूँ, आपके कपड़े देखूँ, आपके तरीका देखूँ, बातचीत का, आपका हेयर स्टाइल देखूँ, सब देखूँगा, तो मुझे भी लगेगा नहीं यार, मुझे भी थोड़ा ढंग से रहना चाहिए। ये हर जगह कुछ ना कुछ सीखता आदमी, तो सीखने का कोई नहीं। आपका वातावरण देखूंगा, फिर आपका स्टूडियो देखूंगा, मेरे ऑफिस में देखूंगा, यार इसमें कुछ और बेहतर हो सकता है। आपके वे ऑफ टॉकिंग देखूंगा, वे ऑफ टॉकिंग से मैं सीखूंगा, यार अपनी बिहेवियर भी ऐसी होना चाहिए, हम लोगों से अच्छा और अच्छी मीठी हंस के बात करें। तो मैं सोचता हूँ सीखता रहेगा आदमी और प्रयास करता रहेगा, तो ज़िंदगी में कोई राह मुश्किल नहीं, आगे ही बढ़ेगा। और मैं उस मुकाम पे पहुंचा हूं इन्हीं सभी को करते हुए। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि शून्य से शिखर तक का सफ़र आपने तय किया, ऐसे में अगर देखा जाए तो राजनीति में एंट्री कैसे हुई? देखिए, एक्चुअली मेरे मामा नेता थे, और मेरे मामा सगे मामा, एक ही मामा थे। हमारे पिता, हमारी 2 मौसियाँ थी, मेरी मम्मी, ऐसे 3 बहनों में एक भाई थे। वो शुरू से कांग्रेसी नेता थे, बचपन से ही, और उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, तो उसके कारण हमारा परिवार भी पूरा कांग्रेसी हो गया। तो 72 में मेरे मामा जी MLA लड़े थे, उनके लिए भी हम लगे। जब से हमारी एंट्री हो गई एक तरीके से कांग्रेस में, आज मुझे 49 साल करीबन हो गए। मतलब ये बात सही कि बीच बीच में मेरे को जब भोपाल आया, मुझे पैसे की भी दिक्कत थी, व्यापार भी बनाना था। उस समय में कुछ राजनीति से काफ़ी दूर भी हो गया, लेकिन लगा रहता, जब मौका मिलता था घंटा आधे घंटा भी देता था, लेकिन मैं प्रयास करता था कि कांग्रेस से जुड़ा हूँ और इस बहाने लोगों के दिनचर्या से भी जुड़ूं और लोगों में अपने आप को एक स्थापित करने का भी प्रयास करूं। सर, यहाँ पे देखिए तो बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई आपकी? बिजनेस का मैंने आपको बताया, 19 मतलब सोचता हूँ 69 से मैं बॉम्बे परचेसिंग करने गया। उसके बाद में हमारे पिताजी की बहुत अच्छी वेल रेपुटेटेड दुकान थी, उसमें से मुझे बिज़नेस का शौक़ था, तो हमारा सेल्समैन मार्केट में जाता था। वो उस टाइम 4 पहिए के ठेले पे जाता था, मैं उसके साथ गया, लोगों से बात की। देखिए, जब आपकी दुकान पे ग्राहक आता है तो आप थोड़े से अकड़ के बात करते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत से आया। जब हम किसी की दुकान पे जाते थे, माल बेचने जाते थे, उसको ज़रूरत भी हो तो हमको मना करता था, हमको पटाना पड़ता था, प्रेम करना पड़ता था। वहाँ से मैंने बिज़नेस की शुरुआत की और मैंने ये सीखा कि बाहर जाके बिज़नेस करके ज़्यादा गेन कर सकता आदमी। अपने ऑफिस या अपनी शॉप पे तो वो लिमिटेड ग्राहक आएंगे, लेकिन बाहर जाएंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको प्रभावित करेंगे तो ज़्यादा ग्राहक आएंगे। तो मैंने कोशिश की कि मैं उस तरीके से शुरू करूँ। 79 में मैं भोपाल आया,
मेरा छोटा सा घर था, 200 रुपये महीने का, 150 रुपये महीने की मेरी दुकान थी। उस समय भी दुकान अकेला आदमी था, अकेला मैं घूमता बाजार में, माल बेचता, थोक का इधर का उधर, उससे इधर 1% 2% जो मेरा अपना करता था। उसके बाद मेरे को लगा मेरी तरक्की और हो सकती, मैं 80 में जयपुर चला गया, 81 जयपुर रहा। उस समय मेरे पास एक सुगंध श्रृंगार अगरबत्ती होती थी जिसकी एजेंसी थी, पूरा राजस्थान में घूमता था, घूमा। उसके बाद 82 में मेरी मिसेज बहुत कही कि नहीं अपने भोपाल चले, वापस में भोपाल आ गया। जब से हम बढ़ते गए धीरे धीरे चलते गए। 82 के बाद कहीं ना कहीं मेरे को भगवान आगे बढ़ाता गया, अब मैं आज इस पोजीशन पर पहुंच गया। सर यहाँ पे बात कर लें कोरोना की, तो हर किसी के बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, तो कोरोना के वक्त में आपका बिजनेस किस तरह से इफेक्ट हुआ और क्या कुछ मुश्किलें इस दौर में आई? देखिए, कोरोना के समय पे सबका बिजनेस इफेक्टेड हुआ था, लेकिन हमारे पास एक एसेंशियल आइटम बनाते हैं, तनमन डिटर्जेंट, जो सोप भी आता है और पाउडर भी आता है। 15 दिन बाद ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी फैक्ट्री चालू रह सकती है। उसके लिए भी हमने बहुत प्रयास किया चालू रखने का। उस समय पहले कोरोना में क्या हुआ था कि लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, अचानक ही कोरोना लग गया तो लोगों के पास सामान नहीं था, इसलिए माल की अच्छी डिमांड थी। लेकिन दूसरे कोरोना में लोगों की बहुत हालत ख़राब हुई। दूसरा कोरोना जब लगा, ये भी लहर आई, तो उस समय लोग प्रिपेयर्ड थे तो उन्होंने सामान वगैरह भी खरीद लिया। लेकिन दोनों कोरोना में लोग आर्थिक दृष्टि से टूटे। जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको कहीं ना कहीं तकलीफ हुई। देखिए, आम चीज़ों के दाम बहुत बढ़े, पेट्रोल हो, डीजल हो, और भी कई चीज़ें हैं। ये तो एक सामान्य बात है, चीज़ों के दाम बढ़े। चीज़ें के दाम बढ़ने से क्रय शक्ति व्यक्ति की कहीं ना कहीं कम हुई, और व्यक्ति की क्रय शक्ति कम होने से कहीं ना कहीं बिजनेस पे इफेक्ट आ रहा है। और हमारा क्या, सब तरह का। और मैं सोचता हूँ आप मीडिया वाले हो, सबसे ज़्यादा मीडिया को इफेक्ट आया हो, उससे ज़्यादा पेपर वालों को इफेक्ट आया कि लोग इतना उस टाइम भ्रम फैल गया था, पेपर छूने को तैयार नहीं थे। लेकिन परमात्मा की कृपा है, मैं कोरोना से डरा नहीं, हिम्मत से मुकाबला करता रहा। और तो और मैंने मास्क भी बहुत कम पहना, मुझे पसंद नहीं आता था, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, बिजनेस में जो सबको इफेक्ट हुआ, थोड़ा हमें भी हुआ। अब चलता है, जैसी परिस्थिति होगी वैसा रहना पड़ेगा। लेकिन हमारी आज भी अच्छा बिजनेस है। हमारा 2-3 बिजनेस है। एक तो हमारी अगरबत्ती आती पूजा पाठ के नाम से, भोपाल में काफ़ी एक्सेप्टेड है, यूपी बिहार में भी बिकती है, दूसरी जगह भी बिकती है। तनमन डिटर्जेंट हमारा आता है, आपका भास्कर नमक हमारा आता है। और अभी साल भर पहले करीबन मैंने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद से स्वयं इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मैं काफ़ी 4 बार कांग्रेस का कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ। मैंने इस्तीफा दे दिया, 3 बार जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर मेरे दिमाग में फालतू हो गया। फालतू होने के कारण हमने स्पाइसेस की फैक्ट्री चालू की। तो बिग बॉस के नाम से 6 महीने से हमने स्पाइसेस चालू किए हैं। हमने एक ही निश्चय है, देखिए हमारा बिजनेस में एक ही निश्चय रहा, ग्राहक को चीट मत करो, ऑलवेज गिव द बेस्ट क्वालिटी। यदि आपने क्वालिटी अच्छी दी, व्यवहार अच्छा रखा, तो कोरोना हो कि कुछ भी हो, क्षणिक आपको तकलीफ होगी, लेकिन एक दिन आप आगे ही बढ़ोगे। और वो उसी कारण प्रभु की कृपा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे समाज सेवा के काम आपने करे हैं, तो उनके बारे में जरा बता दीजिए। देखिए, मैंने, हमारी भोपाल जनसेवा समिति थी जिसमें हजारों लोगों के हमने नकली कृत्रिम अंग लगाए, किसी को पैसा नहीं लिया। और समाज में कोई भी होता है तकलीफ तो करता हूँ। जब कोरोना पहला लगा था तो कोरोना की फिक्र किए बिना, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उस टाइम कोषाध्यक्ष था, हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से 2 महीने तक 25,000 रुपये की डोज बनवा के बांटे। और मेरे बच्चे बहुत सख्त नाराज थे कि मैं जाऊं। आप भी सोचो, आपके यहाँ भी होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, कोई भी होंगे, तो कोरोना में घर से नहीं निकलने देंगे। मैं सवेरे 9 बजे से 8 बजे तक लगा रहा और मैंने बरोबर अपना काम किया। एक कंपिश व्यापारियों की संस्था बनाई, उसके द्वारा भी हमने कोरोना में समय समय पर काम किया। ऐसी कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, जितना हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ, और इससे मेरे मन को संतोष मिलता है। और जब मन को संतोष मिलेगा, मन अच्छा रहेगा, तो आदमी अच्छा काम करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। जैसे आप बता रहे हैं, तो अगर आपके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाए तो क्या पसंद है आपको, क्या करना पसंद है? आप जैसे अगर आपके इंटरेस्ट की बात की जाए तो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? देखिए, एक बात है, एक तो मेरे को सोशल एक्टिविटीज़ पसंद है, लोगों से कांटेक्ट डेवलप करना पसंद है। दूसरा, मेरा चूँकि मेरे को पैसे की बहुत दिक्कत हो गई थी, मैं छोटा आदमी था, उस समय मैंने पैसे कमाने का शौक़ लगा,
तो उसलिए मैं सवेरे 6 बजे से रात को 2-2 बजे तक मेहनत करता था। आप बोलेंगे 2 बजे क्या करते थे, तो 10 बजे बाद हमारा 9 बजे बाद खाना खा के मैं घर से निकाल के दीवारों पे पोस्टर लगाता था हमारे प्रोडक्ट के, ऐसे करके। लेकिन इस सब चीज़ में एक मेरे से चूक हुई, मैंने परिवार का ख्याल नहीं रखा, मैंने अपनी धर्मपत्नी का ख्याल नहीं रखा, मैंने बच्चों का ख्याल नहीं रखा। तो धर्मपत्नी कहीं कहीं मुझसे दुखी भी थी, वो चली भी गई। मुझे आज तक दुख है कि मैंने उनका ख्याल नहीं रखा। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का नाम आकाश और वेंकटेश, दे आर डूइंग वेल। मेरी इतनी भगवान ने मेरे को सफलता दी कि मेरी ग्रैंड डॉटर उन्नति है, अब ये अमेरिका में लॉस एंजल्स में पढ़ रही है। तो मैं भगवान से भी खुश हूँ, अपनी मेहनत से भी खुश हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आदमी प्रयत्न करे। यदि कोई आदमी टारगेट बना ले और उसने डिसीजन ले लिया, डिसीजन गलत हो या सच हो, उस पर लग जाए। वो यदि डिसीजन के लिए अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी तरह से लग गया तो कामयाबी मिलती है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन आदमी को हार नहीं हार के हिम्मत करना चाहिए। सर, जिस तरीके से आप अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अगर देखा जाए यहाँ पे तो जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हमें कुछ सीख भी मिलती है और आगे के लिए हम सतर्क भी हो जाते हैं। तो आपके जीवन में कभी कोई ऐसा पहलू आया जब आपको कुछ सीख भी मिली और आप सतर्क भी हुए हों? जी, तो सीख तो मैंने कहा ना, मैं सीखता ही रहता हूँ। जब भी दिन भर, आज भी आपसे मिलूँगा, इनसे मिलूँगा, उससे मिलूँगा, कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश कर, सीखने का तो प्रयास है। लेकिन उतार आए चढ़ाव आए, कोई फिक्र नहीं करी, मैं एक जैसे धुन में लगा रहा, इसलिए मुझे इतनी दिक्कत लंबी चौड़ी नहीं पड़ी। अब देखिए, मैं छोटा सा था स्कूल में था, बहुत छोटा था मैं, मेरी हाइट बहुत कम थी। क्लास की लाइन में हमारे प्रार्थना होती थी, बड़ी बड़े हाल में होती थी, सवेरे सवेरे उसमें हम जाते थे। मेरी छोटी हाइट थी, मैं बड़ी करने की कोशिश करता था, नहीं होती थी। और आप मानोगे नहीं, मैं बचपन में बहुत दुबला था, बहुत दुबला। अब मैं 12 रोज का आलू बड़ा खाता था, मोटा ही नहीं होता था। बड़ी परेशानी मैंने झेली। अब 7th-8th में मेरे सर कुैया जी थे, महेश्वरी विद्यालय इंदौर में पढ़ा हूँ, बोले यार तुम डिबेट में जाओ। अरे मैं डिबेट मतलब वाद विवाद पे थे, कहता मैं जाओ। और मैं कैसे जाऊँगा सर, मैं दूध जाऊँगा। बोले जा। मैं गया साहब, एक मारवाड़ी कन्या विद्यालय नलिया बखल इंदौर में, मैंने डिबेट में भाग लिया। वो लड़की ज़्यादा थी और लड़के भी थे, उन्होंने डिबेट में भाग लिया। अब डिबेट में भाग लेने के बाद मैं बुरी तरीके से हार गया, क्योंकि पहली बार माइक के सामने खड़ा रहे तो आदमी थोड़ी घबराहट हो जाती। लेकिन फिर भी सर ने मेरे को प्रोत्साहित किया, हिम्मत नहीं आ रही। 3रे 4थे दिन या 8वें दिन कोई दूसरी जगह मैं भाग लेने गया, और भाग लेने गया, वहाँ से कप मेरे को मिला। और कप मिला तो मेरे को स्कूल में सर ने, जब हमारी प्रार्थना थी, ऊपर स्टेज पे लाके वो कप दिया। उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि यार बोलने की हिम्मत आ गई। और मैं आपको बोलता हूँ, अच्छा बोलो, अच्छा रहो, अच्छा व्यवहार करो तो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, जैसे अटल जी बने थे। अटल जी की बातचीत की बड़ी तरीका था, इंदिरा जी की बातचीत का बड़ा तरीका था, नेहरू जी का तरीका। तो आपको बोलने में हिम्मत रखना पड़ेगी। और बोलने में देखिए, डिबेट में क्या होता है, एक ही चीज़, उसकी अच्छाई भी बोलना है, बुराई भी बोलना है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। तो यदि आप प्रिपेयर्ड होकर कोई काम करो तो कामयाबी सुनिश्चित है। उसी राह पे चलता रहो तो ऊँच नीच चलती है। मैंने कभी इतनी फीलिंग ही नहीं की। सर, आपका व्यक्तित्व जो है काफ़ी कह सकते हैं खुले दिल का है। तो ऐसे में जो लोग आपको मिलते हैं, या फिर जिस तरह से बिज़नेस के अभी फ़िलहाल की परिस्थितियाँ चल रही हैं कि बिज़नेस अब ग्रो हो रहा है वापस, क्योंकि कोरोना के वक्त में सब कुछ ठप पड़ गया था। तो आपके व्यक्तित्व की वजह से क्या लगता है कि जो आपके ऑडियंस है, आप कह सकते हैं कि जो आपके कस्टमर्स हैं, उनका जो एक मास का एक आपके पास अच्छा खासा उनका है, तो उनसे कैसे अगर कोई बातचीत होती है तो कैसा वो लगता है? क्योंकि एक कम्युनिकेशन जो है बैठाना बहुत ज़रूरी होता है कस्टमर के साथ, तो कैसे आप उनसे कम्युनिकेशन बैठाते हैं? देखिए, हमारी लाइन है, हम कॉरपोरेट नहीं है, स्मॉल कॉरपोरेट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सुनिए, आजकल की तारीख में कोरोना में छोटा व्यापारी बहुत परेशान है, और पिछले 2-5 साल से 10 साल से जो गवर्नमेंट की नीति आई है, उसके कारण छोटा और मध्यम वर्ग बहुत परेशान है। क्योंकि जितने भी कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल के ये दुकानें खुल रही है, आप समझते हो, जो भी डी मार्ट हुआ, बेस्ट प्राइस हुआ, बेस्ट वो रिलायंस हुआ, जो भी है व्हाटएवर, अब ये लोगों के पास 20% कस्टमर चले गए और उनकी कैपेसिटी कैश एंड कैरी की। अब छोटे मध्यम दुकानदार हैं, उनकी दिक्कत क्या होगी, उनके पास जो ग्राहक आते हैं या तो उनकी कैपेसिटी परचेसिंग की कम है या उनके पास कैश की कमी है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं, उसकी तरफ देख के गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि
छोटा छोटा व्यक्ति भी जिंदा रहे। आज छोटे दुकानदार की हालत ख़राब होती जा रही है और इससे कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे भी कस्टमर मेनली वही हैं, तो हमें दिक्कत पड़ती है। इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपके यहाँ, पहली बार आपको बता रहा हूँ। जापान कंट्री है दुनिया का, उसमें उसका सामान दुनिया भर के हर कंट्री में मिलेगा। वो भले उसका नेट मिले, उसका सुनो टीवी मिले, उसका ट्रांजिस्टर मिले, उसका मोबाइल मिले, उसकी घड़ियाँ मिले। उसका कारण है जापानी लोग अपनी टोटल ग्रास कमाई का जो बिजनेस में है उसका 19% दे आर एक्सपेंडिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब वो हमेशा क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है कि क्वालिटी घटिया पे मत जाओ, क्वालिटी अच्छी पे जाओ। यदि क्वालिटी अच्छी पे जाओगे आपका बिजनेस भी चलेगा, आपको कस्टमर भी चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ इतना ख़राब कंपटीशन हो रहा है कि आदमी को टिकना मुश्किल होता है, इसलिए क्वालिटी से लोग समझौता करते हैं। वो एक अलग परिस्थिति, लेकिन फिर भी यदि हमारे देश के लोग अच्छी तरह रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, तो भारत के लोगों का दिमाग बहुत है। क्या कारण है कि अमेरिका और ब्रिटेन सब के हमारे लोगों को, युवाओं को एक्सेप्ट करते हैं जॉब के लिए या काम करने के लिए। इट मीन्स हम लोगों की बहुत क्षमता है, तो हमको क्षमता का सदुपयोग करके R&D ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। उसके कारण R&D में ये भी हो गया, यदि बिजनेस में कोई सेल्स वाला तो सेल्स में अपने रिलेशन बनाए। सुनो, मेरा कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो मेरे कंज्यूमर प्रोडक्ट में और डेवलपमेंट करना चाहिए कि कास्टिंग कम हो और दुकानदार को अच्छा मिले। ऐसा हम सबको करना चाहिए। युवा है, युवाओं को जॉब नहीं मिल रहा है, खुद का जॉब करने की कोशिश करे, छोटा करे, छोटा करके संकल्प कर ले मुझे बड़ा बनना है, तो बड़ा बन सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, उससे हमें आगे निकलना है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सर, आप बिजनेस में काफ़ी लंबे समय से हैं। ऐसे में देखा जाए तो आप अभी फ़िलहाल के जो आने वाले बिजनेसमैन हैं या फिर जो बिज़नेस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फिर अपना बिज़नेस खोलना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं, तो आपने जैसे बताया कि उन्हें बड़ा बिज़नेस जो है उसके लिए एक छोटा बिज़नेस शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसे में उनके लिए आपकी टिप्स क्या रहेंगी? क्योंकि आपने एक लंबा दौर देखा है, एक छोटे से ठेले से लेकर आपने बड़ी दुकान तक देखी है, एक बड़ा फैक्ट्री भी देखी है। तो ऐसे में उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा या फिर क्या उनके लिए एक मैसेज रहेगा कि उन्हें आगे किस तरह से आगे बढ़ना है? एक पाथ उनको कैसे दिखाएंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, जॉब छोटा भी मिल जाए करो, घर मत बैठो। आपको बिजनेस छोटा भी मिल जाए करो, घर मत बैठो। उस जॉब में इतना अच्छा काम करो, उसी में 10 गुना आगे बढ़ सको। क्योंकि जब जॉब अच्छा करोगे तो आपके ऊपर लोगों का ध्यान जाएगा और मैनेजमेंट का भी ध्यान जाएगा। तो जो आदमी जो काम करे वो मन लगा के दिल से करे, और दिल से और मन लगा के करेगा, उसको ये टारगेट रखना चाहिए कि मेरे को आगे बढ़ना है, तो निश्चित आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसकी वर्कमैनशिप पे डिपेंड करेगा। कोई आदमी छोटा करे बड़ा करे, मेरा भी तो छोटा सा जॉब था, मैं साइकिल पे और हाथ में झोले लेके जाता था, मेरा भी छोटा जॉब था। तो जॉब को बड़ा करने के लिए मेहनत करना पड़ती है और मेहनत करके कामयाबी मिलती है। आप नौकरी भी कर रही, नौकरी में यदि आपकी योग्यता है तो आप और अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे, 4 लोगों की आपकी निगाह पड़ेगी, आपके मैनेजमेंट की आपके ऊपर निगाह पड़ेगी, आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जो भी जॉब करें, नौकरी हो या धंधा हो, ईमानदारी और पूरी लगन और मेहनत से करें तो कामयाबी के शिखर पे आप पहुंच जाएंगे। जैसे मेरे साथ भी हुआ कि आज प्रभु की बहुत कृपा है। अभी मेरा दूसरा पोता, मैं ग्रैंडसन, ही विल बी गोइंग टू लॉस एंजल्स ऑन 14th। वो भी पढ़ाई के लिए 14 तारीख को जा रहा है। हम तो भाई 10 पैसे महीने के स्कूल में पढ़े, अब उनकी लाखों रुपए की फीस है, हम बेयर कर रहे हैं। तो भगवान ने कैपेबल बनाया, लेकिन कैपेबल के पीछे भगवान सब कुछ देगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा, राम जी ने भी कहा है कि दुनिया में सब कुछ है, कर्म नहीं करोगे तो मिलेगा। इसलिए कर्म करो, मेहनत करो, विश्वास करो, आपको कामयाबी मिलेगी। ये मेरा सोचना है। सर, ये आपके कई सारे अनुभवों में से एक है। ऐसे में आपका कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपको, जो होता है ना लाइफ में, एक आइडल होता है, या तो हमारे पिता होते हैं या फिर कोई ऐसी शख्सियत होता है जिससे हम इंस्पायर होते हैं, जो हमें मोटिवेट करता है। तो आपके जीवन में क्या कोई ऐसा शख्स है जिससे आप इंस्पायर हुए हों, मोटिवेट जिससे आप हुए हों? देखिए, माता पिता से तो सब इंस्पायर होते ही हैं कि माता पिता सबसे अच्छे मित्र होते हैं, सबसे अच्छे शुभचिंतक माता पिता होते हैं। दूसरी होती पत्नी। मेरी पत्नी ने संकट के समय हमेशा मुझे साथ दिया। रात को, वो जो हम छोटे आदमी थे, रात को 8-9 बजे भी 4 मेहमान आ जाते तो रात को 10 बजे खाना बना के खिलाती थी। सुनिए, तो पत्नी से अच्छा मेरे हिसाब से कोई फ्रेंड नहीं हो सकता, वेल विशर नहीं हो सकता। आज मेरी पत्नी नहीं है,
मैं बीमार पड़ूं तो बहुएं तो आएगी, चली जाएगी, एक लिमिटेशन होती है। सुनिए, तो मेरे को जो फ़ायदा मिला है मेरे माता पिता का या मेरी पत्नी का, जिन्होंने मेरे को समय पे बहुत साथ दिया, उसके कारण मैं इतना आज आगे बढ़ा हूँ। सर, जीवन का मंत्र आपने बताया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे हैं, कई युवा ऐसे हैं जो बीच में अगर कुछ छूट जाता है या फिर कोई परेशानी आती है तो हार मान जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं उनके दिमाग में, कोई गलत कदम उठा लेते हैं, किसी गलत राह पर चले जाते हैं। तो ऐसे समय में मनोबल को कैसे बना के रखना चाहिए? देखिए, एक बात है, मैंने कहा ना, जब आप काम करेंगे तो छोटा करिए, एकदम बड़ा बनने की मत सोचिए। आजकल युवा में एक चेंज आया है, कहीं पढ़ लिया, कंप्यूटर हो गया, नेट हो गया, तो सोचता मैं सब उसी से काम कर लूँ। उससे कुछ नहीं होगा। मेरे भी ऑफिस में कई कंप्यूटर लगे हैं, कई नए लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन तो हमें करना पड़ेगा, माल दुकान तो हमें पहुंचाना पड़ेगा। ये सब नेटवर्किंग तो पूरी ज़रूरी है। आप सोचोगे बस नेट चला लिया और हम उससे हमको जॉब मिल जाएगा और हम वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे। वर्क फ्रॉम होम इज़ ए टेम्परेरी वर्क। फील्ड में ही जाना पड़ेगा और फील्ड से ही काम होगा और फील्ड के काम से ही आगे बढ़ोगे। खाली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, बाकी जनरल के लिए तो मार्केट में जाना पड़ेगा। और डिप्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आपने रखा कि हमको 50,000 मैंने कमाना है और आपने 15,000 से शुरू किया और आपको टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो थोड़ा इंतजार कीजिए और अपनी कमियाँ देखिए और क्या बेहतर कर सके वो देखिए। मैं सोचता हूँ आदमी कामयाब हो जाता है, बशर्ते, मैंने भी खुद करा। मैंने कहा 82 में जब मैं भोपाल आया, मेरे पास एक कंपनी की वॉशिंग पाउडर की एजेंसी थी। मैं पहले दिन उसका माल बिक गया, आई वाज सो हैप्पी। तो फिर मैंने उसको बढ़ाने की ठानी। अब मानोगे 2-3 साल में कंपनी में मैं 1-2 स्टॉक में हो गया, तो कंपनी का विश्वास गेन कर लिया। विश्वास गेन करने के बाद कंपनी सपोर्ट करने लगी, सपोर्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ गया। फिर 86-87 में एक कॉन्फ्रेंस करी, एक माजा अगरबत्ती आती है भावनगर के लिए, वो इतने सेटिस्फाइड है कि इनको एजेंसी दो, उन्होंने यूपी और राजस्थान की एजेंसी में वहाँ भटकता रहा, बस में गया, फिर कार में गया, ट्रेन में गया, जो भी गया उसमें कामयाबी ली। तो काम करने का एक टारगेट होना चाहिए और टारगेट के पीछे ईमानदारी और मेहनत होना चाहिए। आप विश्वास कीजिए, ये युवा बीच में भटकता है तो गलत करता है, उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उसको लगना चाहिए। वो लगेगा तो उसको कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, पहले के मार्केट में और अब के मार्केट में अंतर कितना आ गया है? जब आपने शुरुआत की थी तब और अब तो खैर इंटरनेट आ चुका है, सोशल मीडिया है, काफ़ी सारी मार्केटिंग की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, लेकिन उस वक्त में और इस वक्त में काफ़ी बड़ा अंतर है। तो उसमें और इसमें क्या लगता है कि क्या बेहतर था? नहीं, बहुत फर्क आ गया है। आजकल नेट मार्केटिंग होने लग गई है। बड़ी बड़ी कंपनी अपना माल डोर टू डोर सप्लाई कर रही है, बड़े बड़े स्टोर बन गए। अब समझिए, जिन कंपनियों का मैं जिक्र कर रहा था, उनके देश में 100-100, 500-500, 1000-1000 ब्रांचेस हैं। हर कंपनी उनको माल देने में इंटरेस्टेड रहती है, तो उनके साथ समझौता भी कर लेती है, उनको सस्ते रेट में भी माल देती है। जमाने भर की परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में पुराने तरीके और अभी के बिजनेस के तरीके में फ़र्क हुआ है कि जो दुकानदार अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा है, वक्त के साथ चला नहीं पा रहा है, और सुनो, उसको मार्जिन भी कम करना पड़ेगा क्योंकि उनकी परचेसिंग बहुत सस्ती है, क्योंकि वो ह्यूज परचेसिंग कर रहे हैं। उनके पास बड़ी बड़ी कंपनी उनके आगे सरेंडर होती है और उसके बीच में चेन है डिस्ट्रीब्यूटर की, उससे भी सस्ता देती है। तो दुकानदार को उस कंपटीशन में खड़ा रहने के लिए अपना व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा, दुकान पे साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी, थोड़ा अट्रैक्शन रखना पड़ेगा, ग्राहक से पोलाइटली बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो जमाना चले गया अकड़ के बिकने का। आप मानोगे नहीं, आप तो बहुत छोटी उम्र में, ये 1960 के दौरे की बात है, हिंदुस्तान में साबुन, सर्फ, तेल, बिस्किट, सब चीज़ पे ब्लैक चलता था। इतनी शॉर्टेज हुआ करती थी, सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान लीवर की कंपनी लाइफ, लक्स लाइफ बाय साबुन के भी ब्लैक चलते थे, मतलब शॉर्टेज रहती थी, प्रीमियम बिकता था। आजकल तो हर चीज़ का प्रोडक्शन बहुत हो गया, अब किसी चीज़ के ब्लैक नहीं चलता है। इसका मतलब आप जितनी बेहतर सर्विस दोगे, जितना लोगों से व्यवहार से काम करोगे, जितना वर्तमान में, अब वो दूसरे होम टू होम भेज रहे हैं तो आप भी भेज दीजिए अपने जितने ग्राहक है, छोटे मोटे जितने एरिया में। आप रिलेशन अच्छा करेंगे तो आप कामयाब होंगे, लेकिन क्वालिटी और व्यवहार तो आपको रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर, अगर ऐसे में इस समाज के लिए या युवाओं के लिए किसी कोई संदेश आप देना यहाँ से चाहेंगे तो क्या उनसे कहेंगे आज उनके जीवन के लिए, या फिर आपके जीवन के अनुभवों के बाद उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा जीवन का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है। मैंने कहा मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। हिम्मत मत हारो। राम का मतलब एक पर्टिकुलर भगवान से नहीं, पर्टिकुलर जात से नहीं। राम का मतलब उस मालिक से है जिसको दुनिया में किसी ने नहीं देखा।
एक अच्छी भावना, राम का मतलब अच्छी भावना लेके चलो, हिम्मत मत हारो, काम के प्रति लगन रखो, एकदम से जंप मारने की कोशिश मत करो। जंप मार भी ली तो कामयाबी को फिर सस्टेन करने की हिम्मत रखो। हो सकता है आप एकदम से बढ़ गए, तो बढ़ने के बाद भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्यता से उस काम को करना पड़ेगा। यदि काम सुचारू करोगे, व्यवस्थित करोगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जो परिस्थिति बस जो मिले, शुरुआत तो करो। मेरा कहना है कि शुरुआत तो करो। आपने बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली, कोई ज़माने में बचपन में हम सुनते थे एमबीए हो जाएगा तो डायरेक्ट इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी। आज एमबीए भी धक्के खाते हैं, बीए हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, एमएससी हो जाएंगे तो ये, तो उस ज़माने की बात है। आजकल तो ये पढ़ाई लोग साधारण कर रहे हैं क्या। तो ये सब परिस्थिति में जो मिलता है, जो आपको उचित लगता है, आपके दोस्तों, रिलेशन, आपके कॉन्टेक्ट से समझो, उस काम को स्टार्ट करो। और मेरा विश्वास है यदि काम में आपने मेहनत और लगन से काम किया, निष्ठा से काम किया, तो युवा भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा और आप और हम सब आगे बढ़ेंगे। और हमारे देश में सब चीज़ें, क्या नहीं हमारे देश में, सुनिए, मतलब हमारी ज़मीनों में खनिज भी बहुत है, हमारे पदार्थों की कोई कमी नहीं, हमारे यहाँ वन भी बहुत जोरदार है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो वी आर मच मोर कैपेबल। हम दुनिया की एक शक्ति बना सकते हैं, बशर्ते हमारी लगन और मेहनत में कमी नहीं हो। तो ये थे हमारे साथ गोविंद गोयल जी। बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो हमने जाना कि इनकी शख्सियत क्या कुछ कहती है। शून्य से शिखर तक पहुँचने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और अगर आपने हौसले बुलंद कर लिए तो कोई भी राह मुश्किल नहीं है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।